हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, बढ़िया ही होंगे। बढ़िया अपनी पढ़ाई चल रहा की होगी। शानदार जानदार जिंदाबाद। चलिए, तो करते हैं बेटा टॉपिक आज का स्टार्ट। पहले तो डिस्कस करते हैं कि स्टार्ट क्या किया जाए। बताइए, कल हमने रंग बिरंगा संसार खत्म कर लिया है। मतलब खत्म नहीं किया, संसार खत्म नहीं किया है। चैप्टर जो हमारी साइंस का है वह हमने पूरा कर लिया है, रंग बिरंगा संसार। ठीक है, बढ़िया शानदार चैप्टर था। फुल वीडियो मैंने आपको बनाई है एक एक टॉपिक पे, और उसमें से थ्योरेटिकल प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो और ओटी वगैरह जो आएंगे वो आपको अच्छे तरीके से पूरी वीडियो यदि आपने देखी होंगी तो आपकी शानदार तैयारी उससे हो गई होगी। अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर हैं और जो पाठ के अंतर्गत हैं, आप उनको पढ़ के देखिए बेटा। आपके पास जो भी कोई भी व्यवस्था हो जिससे आप याद करते हो बेटा। वैसे तो मैंने पूरा आपको पढ़ा ही दिया, आप उसमें से भी अच्छे से लिख सकते हो, किताब में से भी आप लिख सकते हो, या फिर आप पे कोई कुंजी वगैरह गाइड वगैरह हो उसमें से आप पढ़ोगे तो बच्चे बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। प्रत्येक ओटी आप करें। कोई भी डाउट यदि होता है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं बेटा। अब आप आज क्या स्टार्ट करें, हमारा क्या टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए सरप्राइज है। कैसी सरप्राइज सर? मतलब सरप्राइज है, अच्छी बुरी से नहीं है, कुछ तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे ही, और क्या ऐसी सरप्राइज नहीं है जिसमें कि हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मैंने आपको एक चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, बिल्कुल ठीक है। मेरा काम क्या रहेगा, मैं आपको पूरी साइंस में बेटा पूरा आपको, देखो साइंस का 3 पार्ट रहते हैं। एक रहता है केमिस्ट्री, एक रहता है बेटा आपका फिजिक्स। तो मैं आपको पूरा फिजिक्स वाला चैप्टर और पूरा केमिस्ट्री दोनों पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया बेटा एक चैप्टर, 2 चैप्टर। ये क्या थे बेटा आपके केमिस्ट्री के। फिर मैंने आपको पढ़ाया बेटा 9 चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन 10। ये दोनों चैप्टर साथ में पढ़ने वाले थे। ये 1 और 2 चैप्टर पढ़ाया। इसमें अम्ल एवं क्षार था, इसमें आपकी क्या थी, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं प्रकार थे। ठीक है, अब हमारे पास पढ़ने के लिए इधर तीसरा चैप्टर है जिसका की नाम है धातु एवं अधातु। क्या है बेटा आपका, धातु एवं अधातु। इसके बाद एक चैप्टर बेटा आपका इधर है 11 और 12 आ जाएगा। 11 आपका चैप्टर कौन सा है बेटा, विद्युत। कौन सा है, विद्युत है। फिर 12 आपका बेटा चुंबक है। ठीक है, और इसके बाद शायद नहीं, 12 ही तक है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि किताब चेंज हो चुकी है। और इधर आपका बेटा 4 चैप्टर कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक एक चैप्टर और था बेटा, वो आपका हट चुका है। सिंपल था, बढ़िया था, शानदार था, अच्छी जानकारी थी उसमें भी, लेकिन वो हट चुका है। तो अभी हमारे पास 2 चैप्टर केमिस्ट्री में है पढ़ने के लिए, और 2 चैप्टर काय में है बेटा, फिजिक्स में है। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा। अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा केमिस्ट्री वाला भाग जिसका की नाम है धातु एवं अधातु। तो ये आपके लिए सरप्राइज था। नया चैप्टर चालू होगा, सभी बच्चे अच्छे से जुड़ जाइए और अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। किताब आपके सामने होनी चाहिए, बिल्कुल मोबाइल आपके सामने रखा हुआ होना चाहिए, जिसमें कि शांत माहौल में आप पूरी एकाग्रता के साथ वीडियो को देखोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु आपको मतलब धातु एवं अधातु पढ़ने से पहले आपका थोड़ा बहुत बेस होना जरूरी होता है। विज्ञान का थोड़ा बहुत बेस होना जरूरी होता है, जिसमें कि आपको केमिस्ट्री वाला भाग पढ़ने के लिए क्लास 9th में जो तत्वों के संकेत, नाम, यौगिक के नाम, संकेत, साधारण नाम, रासायनिक नाम, ये ऐसे कुछ दे रखे थे। संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में हल्की फुल्की जानकारी होना जरूरी है। यदि नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम आपको सब बताएंगे, बशर्ते थोड़ा स्पीड से बताएंगे। आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट वे में आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है बेटा धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, धातु एवं अधातु। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल,
ठीक है, अब आप सबने सुन रखा होगा और इतना तो धातु अधातु के बारे में आप जानते होंगे, बच्चे नहीं हो, आपकी बहुत छोटी क्लासों से धातु अधातु के बारे में स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी बात ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले धातु सबसे पहले आपने कहाँ सुना था, तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बेटा जो पदार्थ होता है, प्रकृति की हर वे वस्तु जो क्या करती है बेटा, पदार्थ या बात करें द्रव्य या इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, प्रकृति की हर वे वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, हमारी ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसका पता लगाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जो भी दुनिया की कोई भी वस्तु आपके आसपास है जिसमें भी द्रव्यमान है अर्थात पदार्थ, समझ गए, द्रव्यमान है, वजन है और उसने जगह घेर रखी है, तो वो क्या होता है बेटा, पदार्थ होता है। अब इस पूरी दुनिया में पदार्थ तीन रूपों में पाया जाता है बेटा। एक होता है बच्चे आपका तत्व जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स, एक होता है बच्चे आपका यौगिक जिसको कंपाउंड कहते हैं, और तीसरा होता है बच्चे आपका मिश्रण। ठीक है, चलिए, तो इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं वो टोटल कितने हैं बेटा, 118। मैं आपको ले जा रहा हूं कि धातु पे कैसे पहुंचेंगे। तो इस दुनिया में तत्व टोटल कितने होते हैं बेटा, कुल कितने हैं, 118। इनमें से ज्ञात कितने होते हैं, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ज्ञात होते हैं 92। कितने तत्व होते हैं बेटा, 92। 92 ज्ञात का मतलब जिन्हें प्रकृति में किस अवस्था में है, कहां पर है, कैसे अवस्था में पाए गए, ये सब पता चल चुका है। कितने तत्वों का, 92 तत्वों का। और 26 तत्व बेटा ऐसे हैं, 26 तत्व ऐसे हैं जो अज्ञात हैं, केवल प्रयोगशाला में बनाए गए, प्रकृति में कहाँ है अभी उनका पता नहीं है। तो इन 118 तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है, इनको छोड़िए आप यौगिक को और मिश्रण को, इसके बारे में बेटा अलग मैटर है। यौगिक आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, और मिश्रण होता है सामांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। सामांगी मिश्रण में विलयन आता है, विषमांगी मिश्रण निलंबन आता है, कोलाइडल आता है। इस तरीके से आपको मैंने, ये 9th का मैटर है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये अभी का टॉपिक नहीं है, इन पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बेटा हम बात करेंगे कुल 118 तत्वों में, जो कि 3 रूपों में पाए जाते हैं। कुल 118 तत्व, जिनमें से सबसे पहले होते हैं बेटा आपके धातु। क्या होती हैं, धातु। इसके बाद होती हैं बेटा आपके कुछ तत्व होते हैं जो कि क्या होते हैं, अधातु। और कुछ तत्व होते हैं बेटा जो कि क्या होते हैं, उपधातु। तो 3 ही प्रकार के जो 118 तत्व हैं, उनमें से कुछ धातुएं हैं, मेटल हैं, कुछ अधातुएं हैं, नॉन मेटल हैं, और कुछ उपधातुएं हैं बेटा सेमी मेटल है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक, आपने यदि केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत तो देखा है, पढ़ा है, तो फिर आपको पता होगा एक चीज होती है बेटा जिसमें 118 तत्व आपको संकेत, नाम, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सब दिया जाता है। तो उस सारणी को बोलते हैं बेटा आवर्त सारणी, जो कि आपके अध्याय 5 में थी, लेकिन अध्याय 5 आपका हट चुका है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्यों हटा दिया मुझे बिल्कुल पता नहीं है, एनसीईआरटी क्या चाहती है बेटा। अभी नए सिलेबस में इस बार आपके कोर्स में से 5 चैप्टर को हटा दिया, लेकिन मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। वो तब पढ़ाऊंगा जब आपका मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा जिनको केवल नॉलेज से मतलब है। अकेला किताबी ये नहीं है कि आप 2-4 चीजों को पढ़ के परीक्षा में लेके आए, आपने ज्यादा नंबर ले आए। बेटा ज्यादा नंबर लाने से होगा क्या, मार्कशीट की जो परसेंटेज होती है वो एक नंबर मात्र होता है। आपको भविष्य में, आज के युग में तो कम से कम आप ये मान के चलो, जो परसेंटेज है उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू वगैरह नहीं है। आपको आगे जीवन में यदि सक्सेस होना है तो फिर आपके पास ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान जो है वो पढ़ाई से मिलता है, रटने से नहीं मिलता है, समझने से मिलता है। चलिए, तो उसको बोलते हैं आवर्त सारणी। उसकी वेशभूषा कुछ इस प्रकार से होती है, उसकी वेशभूषा कुछ इस प्रकार से होती है। 2 खड़ी लाइनें यहाँ पे होती हैं, आप समझे बात को, 2 खड़ी लाइनें यहाँ पे होती हैं बेटा। ठीक है, फिर ऐसे नीचे आपकी कुछ लाइनें होती हैं 4, फिर कुछ लाइनें यहाँ पे होती हैं 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, और 18 एक और भी होती है। ठीक है, 13वें समूह से चालू होता है इस तरीके से। ठीक है बेटा, और फिर यहाँ पे होती है बेटा नीचे 2 लाइनें। 2 लाइनें कहाँ होती हैं बेटा, ऐसे नीचे होती हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके की वो सारणी होती है। हालांकि आपके लिए अभी सारणी का कोई मतलब नहीं है, आपके लिए अभी सारणी का कोई मतलब नहीं है। उसका भी रीजन है क्यों नहीं है, मतलब ये होती है। तो बेटा इसमें से चलिए इस तरीके का ध्यान से सुनेंगे आप।
ठीक है, 4 ब्लॉकों में बांटा जाता है। अभी आप नहीं समझते हो, यहाँ के जो तत्व होते हैं उनको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, ये 2 कड़ी लाइनें होती हैं। ठीक, हालांकि मैं लिख के भी बता देता हूं, ये तत्व होते हैं हाई, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये होते हैं आपके। ठीक है, ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका होता है दूसरा ब्लॉक होता है। ठीक है, चलिए, यहां भी होते हैं तत्व, यहां भी होते हैं, इस तरीके से आपके बहुत सारे तत्व होते हैं। इस वाले ब्लॉक को बोला जाता है डी ब्लॉक। क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक। इसको बोला जाता है बेटा पी ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक बोला जाता है। और जो नीचे होता है बेटा, इसको बोला जाता है एप ब्लॉक। अभी ये तुम्हारे ज्यादा काम की चीजें नहीं है, ये ब्लॉक ब्लॉक क्या होते हैं सर, अभी आप नहीं जानते। ये ब्लॉक ब्लॉक आप तब समझने लगोगे। अभी आपको अगर मैं पूछूं परमाणु की संरचना के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप बताओगे बेटा कि प्रत्येक पदार्थ अणु से मिलकर बना रहता है, अणु को तोड़ा जाता है तो परमाणु। परमाणु के बारे में हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 9th में पढ़ा है। परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन उसको भी तोड़ा गया तो पता चला कि 3 मूल कण होते हैं बेटा, जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में घूमते रहते हैं बेटा, और जो आपके चक्रण गति और घूर्णन गति दोनों करते हैं, अपनी जगह पे भी घूमते हैं, और इस तरीके से नाभिक के चारों तरफ भी घूमते रहते हैं। और नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी आप केवल इतना जानते हो कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में रहते हैं बेटा, उसके अंदर भी चीजें होती हैं, तो उनसे पता चलता है कि ये ब्लॉक ब्लॉक क्या होते हैं। ठीक है, तो इनमें से मैं आपको बताऊं कि ये जो एस ब्लॉक में तत्व हैं, ये सभी डी ब्लॉक के अधिकतर तत्व और पी ब्लॉक के पहले समूह के कुछ दूसरे समूह के, यहां तक की होती हैं बेटा धातुएं। क्या होती हैं? धातुएं। जो उपधातुएं हैं उनकी संख्या तो फिक्स है, 5 या 6 कुछ उपधातुएं हैं, मैं इनके फिक्स नाम भी बता दूंगा आपको। ठीक है, सिलिकॉन वगैरह है, जर्मेनियम है, गैलियम है, ये सब क्या है बेटा आपके उपधातुएं हैं। उपधातुएं मतलब जो कुछ धातुओं जैसे गुण प्रदर्शित करेंगे और कुछ अधातुओं जैसे गुण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए, और पी ब्लॉक में पीछे पीछे जाते जाते क्या आ जाती है? अधातुएं आ जाती। मैं आपको आवर्त सारणी बताकर पूरी अच्छे से पूरा बनाकर और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में जैसे भी मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल पूरी, कितनी धातुएं हैं, कितनी उपधातुएं हैं और कितनी अधातुएं होती हैं। ठीक है, चलिए, इस प्रकार की सारणी, इसको बोलते हैं हम बेटा आधुनिक आवर्त सारणी। तो इससे पता चलता है। चलिए, तो आपको बेस समझ में आ गया होगा। अब हमारे चैप्टर का उद्देश्य क्या है? इस चैप्टर का उद्देश्य बेटा ये है, ध्यान से समझेंगे, इस चैप्टर का उद्देश्य ये है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हम धातुओं का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। बहुत ज्यादा उपयोग होता है बेटा धातुओं का। कैसे? लोहे का कितना ज्यादा उपयोग है, आप रेलवेज में देख सकते हो। ठीक है, हम रोज देखते हैं, हमारा काम होता है लोहा ही लोहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, कॉपर का उपयोग होता है, आपके घरों में वायरिंग होती है, लाइट वाइट जल रही होती है, पंखे कूलर मोटर, इनकी जो मोटर वगैरह होती है इसमें वायरिंग काई की जाती है? कॉपर की जाती है, एल्यूमिनियम की जाती है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, ये सब क्या है? ये सब धातुएं ही तो हैं। और आपके घरों में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका उपयोग आप मतलब करते हो, जैसे बर्तन वगैरह होते हैं, वो काय के होते हैं बेटा? स्टील के बर्तन होते हैं, स्टेनलेस स्टील होती है। ठीक है, तो वो धातु नहीं है, वो मिश्र धातु है, लेकिन मिलकर काय से बनाई जाती है? धातुओं से। और जब हम धातुओं के बारे में पूरा अच्छे से समझ लेंगे, पूरा वर्णन कर देंगे, तभी तो हम मिश्र धातु बना पाएंगे। तो मिश्र धातु क्या होता है? धातुओं का मिश्रण होता है मिश्र धातु। समझ गए मेरी बात? तो बेटा दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग, सोना चांदी गहने में उपयोग कर रहे हैं हम, प्लेटिनम वगैरह का, थोरियम का, ऐसे बहुत सारे नहीं, मतलब लगभग सभी तत्वों का उपयोग होता है। और उन तत्वों में कुछ धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। तो हम पहले धातुओं के बारे में अध्ययन तो करें कि धातुएं होती कैसी हैं। तो इस पार्ट में धातु क्या है इसके बारे में नहीं बता रखा, क्यों? क्या है धातु? एक तत्व है। ठीक है, उसके गुण क्या क्या हैं? ठीक है, तो धातुओं के 2 प्रकार से गुणों से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। एक भौतिक गुण, और अकेले किसी के भौतिक गुण समझकर आप उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, और ये हम प्रूव भी करेंगे। फिर आप पढ़ोगे धातुओं के रासायनिक गुण, फिर अधातुओं के बारे में। इतना पढ़ने के बाद में हमें पढ़ना है कि धातुएं आखिरकार प्राप्त कहां से हो रही हैं। आपको कहीं मिली कभी चलती फिरती धातु? कहीं पे भी मिली क्या? लोहे की कोई वस्तु है तो आपने कभी सोचा कि ये कहां से बन के आ गई? सोचा होगा आपने कभी, ये कहां से बन के आई है? लोहा इस पृथ्वी में कहां पर पाया जा रहा है? एल्यूमिनियम, सोना, चांदी,
इतनी महंगी महंगी धातुएं हैं बेटा, ये कहां से बन के आ रही हैं, कहां मिल रही हैं, कैसे बनती हैं, कैसे प्राप्त की जाती हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धातुओं के कुछ यौगिकों पे भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मेरा जितनी भी देर की वीडियो हो गई, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितनी भी आप देख लो, इतने में आपको मैंने इस पार्ट का बेस बता दिया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने यहां तक बढ़िया मन से सुना। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, धातु क्या है ये मैंने पूरा बता दिया। इस दुनिया में सब चीज क्या है, पदार्थ, 3 रूपों में, तत्व, यौगिक और मिश्रण। उनमें से तत्व 118 है टोटल, ज्ञात 92 है प्रकृति में, अज्ञात 26 जिनको प्रयोगशाला में बनाया गया, 6 और 2 8, 9 और 2 11। अब जो तत्व है 118, उनमें से कुछ तत्व धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ उपधातु। इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। उपधातुओं के बारे में पाठ का नाम नहीं है, उपधातुओं के बारे में हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले। चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया, इस तरीके से आप नोट कर सकते हो, लिखते चला करो, हर चीज को नोट्स बनाते चलो कि मैंने क्या पढ़ाया है। समझ गए, पूरी आपके पास हर वीडियो के ऊपर आप वीडियो की क्या करो, बिल्कुल लेक्चर का नाम, आज क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कितनी तारीख है, इस रजिस्टर पे आप डाल के अपने ऊपर कितनी तारीख और कौन से नंबर का लेक्चर है। ठीक है, ये दोनों आप अच्छे तरीके से लिख लोगे। आपको कभी कोई डाउट भी है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको अपने ऐप पर आना है, वीडियो को खोलना है और उस जगह का अपना डाउट क्लियर करके बात खत्म। बचा कुचा कोई डाउट हो तो हमसे पूछें। चलिए, तो अपनी अपनी किताब निकाल लीजिए, हम किताब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं देखो डायरेक्ट 2-5 मिनट में भी बात कर सकता हूं। कैसे कि भाई धातुओं के भौतिक गुण, सबसे पहला ही टॉपिक है धातुओं के गुण, जिनमें कि हम पढ़ेंगे भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। सर भौतिक गुण में क्या होता है बेटा? बेटा गुण 2 प्रकार के होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला, चलिए तो आप निकालिए बेटा अपनी किताब और मिलाइए जल्दी से। चलो, 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, ये सब किताब में जो लिखा है उसका बेस मैंने बता दिया, केवल पढ़ के बता रहा हूं। ठीक है, आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया था। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर मैंने पहले ही अभियाल उपयोग बता दिए। सोना चांदी गहने में, लोहा वगैरह बेटा हर चीज बन रही है बेटा लोहे से। आपके वायरिंग वगैरह हो रहे हैं, ये तार कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों से वायरिंग वगैरह हो रही होती है। मोटर वगैरह का तार पूरा वही लगाया जाता है। आपके विचार में से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं? बिल्कुल हम उन्हीं गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अब वो कह रहे हैं कौन से गुणधर्म, तो बेटा धातुओं का एक गुण आपको अच्छी तरीके से पता होगा, धातुओं में विद्युत धारा बहुत आसानी से बहती है, जो कि अधातुओं में नहीं बहती है। तो बेटा धातुओं में विद्युत धारा बहती है, इसलिए उनका उपयोग हम क्या करते हैं, दुनिया के जितने भी उपकरण हैं उनमें चालक धात्विक तार बनाने के लिए, चालक तार बनाने के लिए, संबंधन तार बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है, हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बेटा सबसे पहले टॉपिक क्या, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। क्या बेटा? भौतिक गुण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला है, मतलब धातु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। कैसे? इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता से अनुभाग 3.1 से 3.6, मतलब एक्टिविटी कर रखी है उन्होंने 3.1 से 3.6, यानी 5 एक्टिविटी, 5 का 6 एक्टिविटी में अलग अलग धातुएं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, यहां पर कौन कौन सी धातु इन्होंने ले रखी है, इन सबके संकेत आप बताइए। आयरन ले रखी है, फिर हमें लेना है बेटा आपका कॉपर, तांबा भी बोलते हैं बेटा इसको, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ले रखी है, मैग्नीशियम, इन सभी के क्रियाकलाप कुछ कुछ करके देखेंगे, इससे हम धातुओं के गुण निकालेंगे। एक सोडियम ले रखी है, एक है आपकी बेटा लेड, एक है बेटा आपकी जिंक, बस यही है। चलो इनके संकेत लिख के बताओ जल्दी जल्दी, संकेत भी आना चाहिए। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक। आप सब है ना कमेंट में नहीं, बाद में मुझे इनके परमाणु क्रमांक भी लिख के बताओगे बिना देखे। 26, 29, 13, 12, 11, लेड का ध्यान नहीं, 78 है क्या है, और जिंक का 30। ठीक है,
तो इस तरीके से आप क्या करो, इनके परमाणु क्रमांक। बेटा कॉपर को हम इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं, हिंदी में तांबा कहते हैं, तांबा, ठीक है, कॉपर। चलिए ये इतनी सारी हमें पता है ये धातुएं हैं, ठीक, लेकिन हम इनमें क्या क्या गुण हैं तो उनको चेक करने के लिए क्या करेंगे, कुछ अन्य धातुओं के नमूने हम एकत्रित करेंगे। नमूने का तात्पर्य होता है धातु, छोटी छोटी किसी की प्लेट, किसी का कोई टुकड़ा हम लेके आ गए। अब क्या करें, चलिए पहले में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लीजिए, मतलब जो धातु आप लेके आए उसके नमूने लीजिए। इसमें सोना चांदी नहीं दे रखा, क्यों नहीं दे रखा, आप समझदार हो गए, क्योंकि उसका नमूना लाने में ही आपका हालत खराब हो जाएगी। सोने का नमूना लेके आओगे, इतना सा सोना, 1 ग्राम सोना कितना महंगा आता है, 1 तोला बोलते हैं ना, 1 तोला सोना, तोले से ही कीमत होती है, 1 तोला मतलब होता है 10 ग्राम, एक सिक्के में जितना वजन होता था पहले, पहले पुरानी पद्धति है तोला, तो 1 तोला मतलब 10 ग्राम वजन, और 10 ग्राम का आज की डेट में भाव लगभग है, कितना है मुझे नहीं पता, 60,000 समथिंग है कुछ, ठीक है, तो 60,000 रुपए का 10 ग्राम आएगा, पता भी नहीं चलेगा भाई साहब। हाँ, और 1 किलो चांदी है, उसकी कीमत जरूर 70,000 रुपए होती है। चलो तो हम बात करते हैं बेटा, चलिए क्या करें, रेगमाल से रगड़ कर, रेगमाल ले लीजिए, अरे होता है ना रेगमाल, उससे रगड़ कर प्रत्येक नमूने की जो सतह, आपने जैसे भी जिस जगह से भी लाओ, सतह को क्या करें, साफ करें, और उसके स्वरूप पर ध्यान दीजिए। तो बेटा आप सबसे पहला भौतिक गुण पढ़ रहे हो, कौन सा, धात्विक चमक क्या होती है। तो आप दुनिया में कोई सी भी धातु, बेटा भले ही वो धातु कैसी हो गई हो, जैसे आपका कोई भी लोहे की कोई छड़ है, वो कैसी हो गई हो बेटा, उस पर जंग लग गई हो बेकार, लेकिन आप रेगमाल लेकर उसको रगड़ोगे तो अंदर से बिल्कुल चमकदार चमचमाता बिल्कुल लोहा निकल के बाहर आएगा। समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है। तो बेटा सभी धातुओं में धात्विक चमक होती है, अपने शुद्ध रूप में सभी धातुएं चमकदार होती हैं। क्या बोलोगे, अपने शुद्ध रूप में, सबसे पहला अपने शुद्ध रूप में सभी धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार, सभी धातुएं चमकदार होती हैं, सभी धातुएं चमकदार होती हैं। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। कोई पूछे धात्विक चमक क्या है, अरे भाई अपने शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप की बात चल रही है, मैला कुचैला और जंग मंग लग जाए और खता जाए बेकार, खत्म ही होने वाला लोहा, उसकी बात नहीं चल रही। यदि शुद्ध रूप में लोहा है तो वो कैसा होता है, चमकदार। सभी लोहे से ही मतलब नहीं है, सभी धातुएं चमकदार होती हैं, ठीक है। चलें अब दूसरा क्रियाकलाप करेंगे, एक खत्म। आपको कैसा पता करना है, कुछ नहीं, रेगमाल से रगड़ के देख लो। आप एक काम करना, लोहे की कोई कील हो उसको आप उठाओ, आपके घरों पे लोहे की कील तो होगी, जंग मंग लग गई होगी, उसको उठाइए, रेगमाल आता है बाजार में, उससे आप रगड़िए, उसको रगड़िए रगड़िए रगड़िए, तो आप देखेंगे भयंकर चमकदार आपकी कील निकल के आएगी अंदर से। चलो आगे कह रहा है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम, एक छोटा टुकड़ा ले इन सभी का। दूसरा क्रियाकलाप कर रहे हैं, इन धातुओं को तेज धार वाले, बिल्कुल आसानी से करना है, तेज धार होनी चाहिए चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अरे धातु कटेगी का भैया, ना कटे बेटा, धातु को काट के देखोगे तो एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक, आयरन, तो इन सबको आप काटोगे तो धातु चाकू से नहीं कटेगी, कितना ही तेज धार वाला चाकू नहीं कटेगी, ठीक है। चलिए प्रयास कीजिए। अब क्या करना है बेटा आपको, जे सब आपने इनके साथ करके देखा, लेकिन अब यही एग्जांपल आपने किसके साथ करके देखा, सोडियम के साथ में। काय के साथ में करके देखो बेटा, सोडियम के साथ में। तो सोडियम जो है, अब सोडियम का उपयोग करते समय आपको सावधानी बरतनी है, बाकी सब धातुओं में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सोडियम है बेटा वो बहुत क्रियाशील धातु है। यदि हमेशा ये मिट्टी के तेल में रखी जाती है, नॉर्मल कहीं नहीं रखी जाती, नमी वमी पकड़ ली तो अपने आप से धुआं निकलने लगेगा, और एकदम से तुमने पानी वानी छिड़क दिया सोडियम पे तो विस्फोट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, बस पानी मानी में पटक दिया ना सोडियम को तो विस्फोट हो जाएगा, तुरंत क्रिया करती है जी। इसलिए कभी भी सोडियम को प्रयोगशाला में करो, घर पे करो, बाजार से कहीं से भी करो, तो आपको सावधानी बरतनी, चिमटे से उठाना है, और उठा के पहले बिल्कुल जो रेगमाल होता है ना, रूमाल 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 होता है आपका, बढ़िया कपड़े से उसको साफ कर लो, कर लिया, उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तब आपको क्या करना है, उसको चाकू से काट के देखना है बेटा, कट जाएगी, सोडियम धातु चाकू से कट जाएगी। पनीर देखा, पनीर पनीर काटते हैं ना वैसे, हालांकि इतना पनीर जैसे आसानी से नहीं कटेगी, लेकिन उसको काटा जा सकता है तेज धार वाले चाकू से। कह रहा है सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहें, फिल्टर पेपर मतलब जो रूमाल टाइप का, के भी दबाकर इसे सुखा लें, तुरंत नमी सोख लेता है, ठीक है।
वाच गिलास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? आपने देखा कि सोडियम धातु कट गई, कट गई। आप देखेंगे कि सामान्यतः धातुएं कठोर, सभी धातुएं कैसी होती हैं? कठोर। तो दूसरा आएगा बेटा आपका गुण जिसका नाम है कठोरता। आपको क्या लिखना है? कठोरता। तो आप क्या लिखोगे? सामान्यतः सभी धातुएं, सामान्यतः मतलब नॉर्मल अवस्था में ज्यादातर सभी धातुएं कठोर होती हैं। इसमें मैं अपवाद लिखवाऊंगा सभी के। अपवाद मतलब जैसे ये कठोर की बात कर रहा है ना, तो कौन किस किस धातु पर ये नियम लागू नहीं होता है उसको बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। परीक्षा में सोडियम कठोर होती है क्या? इतनी नहीं होती है। तो जैसे सोडियम है, ठीक है, ये कठोर धातु नहीं होती। और भी एग्जाम्पल आएंगे आगे, उनको भी बताऊंगा। अब अगला करना है, ठीक है, प्रत्येक, हाँ एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। लोहा अलग कठोर होता है, एल्यूमिनियम अलग स्तर पर कठोर, कठोर अलग अलग होते हैं, लेकिन सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन है, वो मैं बता दूंगा। मतलब नॉर्मल अवस्था में कौन सी धातु इतनी कठोर नहीं होती है, उसको चाकू से काटा जा सकता है। एक तो नाम आई गया सोडियम। चलिए अगला क्रियाकलाप देखिए। कह रहा है आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े ले लो, ले लिए भाई। कह रहा है किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर, मतलब नीचे लोहा रखकर, और 4-5 बार हथौड़े से प्रहार करिए, तो क्या होगा बेटा? सभी धातुएं चपटी हो जाएंगी। सभी धातुएं कैसी हो जाएंगी? चपटी हो जाएंगी, बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं बेटा, सभी धातुओं की पीटो पूरी ताकत से आप, और हथौड़ा मारो, और हथौड़ा, चपटी होती चली जाएगी। तो इस गुण को बोलते हैं बेटा हम आघात वर्धनीयता। मतलब सर, मतलब ये कि धातुओं को पीटकर उनकी चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। तो यहां मैंने लिखा धातुओं को पीटकर। चलिए तुम्हें भी पीटकर पतली चादर बना दूंगा यदि पढ़ाई नहीं करी। धातुओं को पीटकर पतली चादर क्या बनाई जा सकती है बेटा? पतली चादर बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। और इसी इस गुण को ही हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। इनके इस गुण को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आघात वर्धनीयता। मतलब जितनी भी धातु होती हैं, देखो सभी धातुओं के अपवाद हैं, सभी चीजों के अपवाद हैं। ऐसा नहीं है एक धातु तो ऐसी होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब आप उसकी पीटोगे कैसे, उसको चादर कैसे बनाओगे? कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए आप बात को समझें। धातुओं को पीटकर चादर बनाए, इनके इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात, अपने ऊपर आघात को सहन करना, आघात वर्धनीयता। ध्यान रखना भैया, आघात वर्धनीयता। अगला अगला करते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अच्छे आघातवर्ध धातु हैं, यहां लिखेंगे सर्वाधिक आघात, सर्वाधिक आघात वर्ध, आघात वर्ध कौन से हैं बेटा? सोना चांदी। आघात वर्ध, सर्वाधिक आघात वर्ध। सोना मतलब दर्शाते हैं ए यू से, और चांदी दर्शाते हैं ए जी से। तो मैंने सोना चांदी की जगह ए यू और ए जी लिख दिया। सबसे ज्यादा मतलब एक, मान के चलो आपने 5 ग्राम लोहा ले लिया, 5 ग्राम एल्यूमिनियम ले लिया, सबके बराबर के टुकड़े ले लिया और इनको पीटा, तो जितनी ज्यादा चौड़ी और पतली चादर सोने की और चांदी की बनाई जा सकती, उतनी पतली लोहे की या एल्यूमिनियम की, कॉपर की, मैग्नीशियम, इनकी नहीं बनाई जा सकती है। समझिए, सबसे ज्यादा आघातवर्ध कौन होता है? सोना तथा चांदी। इसके बाद आता है बेटा उन धातुओं की सूची बनाइए जिनके तार आप दैनिक जीवन में देखते हैं। तो आपने देखा बेटा कॉपर है, कॉपर का तार नहीं देखा आपने? वायर होता है आपके घरों में, लाइट लगी रहती है पूरा। एल्यूमिनियम का तार देखा होगा आपने। आपने सोने का पतला तार देख लिया होगा। अरे हार वगैरह में सोने का पतला तार नहीं होता क्या? चांदी का देखा होगा। तो ऐसे आपने बेटा तार देखे होंगे। तो अगला गुण आता है धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता, तन्मयता। क्या कहलाती है? तन्यता, तन्मयता नहीं, तन्यता। समझ गए? तन्यता। अगला चौथा है तन्यता, मतलब धातुओं को खींचकर पतले तार बनाने की क्षमता, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता। परिभाषा है जे धातु को पतले तार के
रूप में खींचने की क्षमता, ये तो मैंने लिखवा दी परिभाषा। क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता, मतलब तन्य होती है कि नहीं, तन्यता कहलाती है। और अब आप आगे लिखोगे सभी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या लिखोगे? सभी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। आपने लिखा सभी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। और बेटा सोना सबसे तन्य है, सबसे या सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य धातु तो वो ही है बेटा आपकी सोना। मतलब आघात वर्धनीयता और तन्यता की सबसे शानदार धातु है बेटा कितनी, आपकी सोना। इसके लिए मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताता हूं, बहुत रोचक, आपको सुन के लगेगा क्या सर क्या बात कर रहे हो बेटा। जो 1 ग्राम सोना है, अब 1 ग्राम कितना कम होता है आप अंदाज लगा सकते हो। 1 ग्राम यदि सोना है और उसका पतले से पतला तार बनाया जाए तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, अरे 2 मीटर नहीं, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अब आप अंदाज लगाओ इतना पतला तार, कितना पतला तार होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इस बात से आप अंदाज लगा सकते हो। क्या एक दो तो बैठ के गिर गए नीचे, क्या बात कर रहे हैं मां साहब। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार, बहुत होता है 2 किलोमीटर, लेकिन बनाया जा सकता है। इतनी तन्य होती है बेटा आपकी धातु कौन सी? सोना। ठीक है, चलिए चांदी भी बहुत अधिक तन्य होती है। चलो अगला क्रियाकलाप, अगला क्रियाकलाप है बच्चों। चलिए सबसे अधिक धातु कौन सी है? सोना, तन्य जो होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धित है तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। अर्थात सोने चांदी के आभूषण ही क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें आघात वर्धनीयता की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, टूटेंगे नहीं, अलग नहीं होंगे ये। ठीक, आगे जितनी भी ज्यादा इसकी चादर पतली बनाई जा सकती है। क्या आपको और भी कारण है? ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है इसलिए इनको आभूषण बनाए जाते हैं, नहीं। इन पे क्या, ये आदर्श धातुएं हैं, सोना चांदी और प्लेटिनम, इन पर जंग नहीं लगती है और ये बहुत मुश्किल से प्राप्त हो रही, इसलिए इनके गहने बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना बनाने के लिए बर्तनों के रूप में किया जाता है? तो लोहे की कढ़ाई वगैरह होती है। जल्दी बताओ, अपने मन में सोचो, आपके घरों में आसपास देखो ऐसे बर्तन, मतलब आपके काम में आने वाले, ठीक है, जिनका उपयोग खाना बनाने के लिए बर्तन के रूप में किया जाता है, ऐसे धातु। तो बेटा एक तो होती है कढ़ाई जिस पर होता है क्या, शुद्ध आपका लोहे की कढ़ाई होती है, आपने देखा होगा। अब आप बोलोगे सर 90% बर्तन तो हमारे घरों में स्टील के होते हैं, स्टील आपकी मिश्र धातु है, बिल्कुल। लेकिन बेटा आपने तांबे वगैरह के तो देखे होंगे, कॉपर के पात्र देखे होंगे, तांबे के होते हैं पात्र। ठीक है, वो होती है आपकी सागर वगैरह, जिससे आप ईश्वर की पूजा वगैरह करते हो, तो वो सागर होती है, काय की होती है? तांबे की, अर्थात कॉपर की। ठीक है, ऐसे आपने 2 उपकरण तो देख रखे हैं, लोहे का देख रखा है, कॉपर का देख रखा है। चलिए क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? बिल्कुल बेटा, पहले के हमारे पूर्वज वगैरह होते थे, जब उस टाइम पे मिश्र धातु वगैरह नहीं होती थी, उस टाइम पे वो धातुओं के बर्तनों में ही खाना वगैरह खाते थे। तो इससे क्या होता था, शारीरिक उनकी क्षमता भी बहुत अच्छी रहती थी। आजकल तो हम स्टील वगैरह में खाते हैं बेटा। चलिए कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं, हाँ भाई इन डाउट्स को बता देता हूं। कह रहे हैं कौन कौन से तत्व घात हैं? जी क्या पूछ रहे हो भैया, कौन कौन से तत्व घात हैं? घात हैं कि धातु हैं? मैं पिक्स आपको इसकी वही भेज दूंगा, बीच बीच में सवाल पूछा करो।
अच्छा, हाउ भैया पूछ लेंगे तो मैं 1 घंटे में आंसर दोगे, मैं सवाल पूछना क्या मेरे को बुरा है क्या? सर कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हो? 2 पार्ट तो ये दिख नहीं रहा, धातु अधातु। बार गेकृत क्या होता है? बार गेकृत क्या होता है भैया, मुझे नहीं पता, क्या पूछ रहा है भाई तू? फिर कह रहा है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। अच्छा अच्छा जी, जिंक। अच्छा, इनके संकेत हैं, बहुत बढ़िया। सोनू साहू 50,000। अच्छा, सोने का भाव बता रहे थे। दर्भ धातु को धातु क्यों माना? मतलब भाई यार अच्छे से लिखा कर, हिंदी में लिखा कर, मेरे को पता नहीं चल रहा। 2 ग्राम सोने से। जी हाँ, 1 ग्राम सोने से। सोनू कह रहा है स्टील का संकेत क्या है? बहुत बढ़िया, समायोजित। क्या होता है समायोजित? लिखा कहाँ है समायोजित? किधर दिख गया तुझे? समायोजित मतलब जमाना होता है। चलो, स्टील बेटा मिश्र धातु है, मिश्र धातुओं का संकेत नहीं होता। ये ऐसी बातें पूछ लिया करो कि सर स्टील का संकेत क्या होता है। बेटा स्टील मिश्र धातु, स्टील का संकेत नहीं होता। स्टील एक यौगिक है, समझ गए? स्टील एक यौगिक है, इनका कोई संकेत वंकेत नहीं होता है। ठीक है, स्टील स्टील होता है, कोई संकेत नहीं। संकेत तत्वों का होता है, यौगिकों का होता है, और मिश्रणों का नहीं होता। मिश्रण का संकेत क्या होता है? कुछ नहीं होता। जैसे आपने घरों में मान के चलो नमकीन बनाया, दाल चूड़ा बनाया आपने, तो दाल चूड़ा का क्या संकेत होगा? कोई संकेत है? लेकिन उसमें जो तत्व आपने मिलाए उनका संकेत होता है। ठीक है, चलिए। तो कुछ कुछ बातें आपने पूछी हैं। वो कह रहा है बीच बीच में प्रश्न पूछा करो। अरे मैं प्रश्न पूछूंगा, फिर आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। प्रश्न तो मैं पूछ लूंगा, मुझे पता है। अरे उसके लिए आपको मैं टेस्ट अपलोड करूंगा अब। तो भाई आपको टेस्ट देना, मुझे पता चल जाएगा आपको कितना ज्ञान हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कैसे क्या दे रहे हो। और बेटा मैं बीच बीच में प्रश्न पूछ के करूंगा क्या? उत्तर का इंतजार करूंगा। फिर मेरे को देखना पड़ेगा किसने सही दिया। पता नहीं कौन कौन सी तुम भाषा लिखोगे, टाइपिंग वाइपिंग करोगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जो भी डाउट रहते हैं मेरे पढ़ाने के बाद आप पूछ लिया करो। और आपको यदि बिना पूछे क्लियर हो रहा है, मतलब मैं प्रश्न पूछूं उससे आपको क्लियर पहले ही हो जाता है, तो अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो आपने हमें देखा बेटा कोई 50,000 लिख रहा था। 50,000, मुझे सोने का भाव पता नहीं, मैं नहीं खरीदता सोना वोना, मुझे नहीं पता, आप देख लेना। चलिए, इसका उत्तर पाने के लिए अब क्या करेंगे कि मतलब ये कह रहा है कि इन धातुओं को उपयोग बर्तनों को बनाने में क्यों किया जाता था। मैं यही बता रहा था, इनका उपयोग बर्तनों को बनाने में इसलिए किया जाता था क्योंकि बर्तनों में बेटा जो धातुएं होती हैं, उनका जैसे खाना वाना बनाते हैं तो उनका हल्का फुल्का भाग हमारे शरीर में चला जाता है। और हमारे शरीर को हर एक तत्व की अपनी अपनी जगह पे आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में आयरन भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, सोडियम, सभी चीजों की हमें आवश्यकता होती है। और अगर आपके शरीर में किसी भी तत्व की कमी हो गई, आयरन की कमी से नहीं हो जाता क्या? ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ऐसे करके अलग अलग रोग हो जाते हैं आपके शरीर में, यदि आपके शरीर में किसी तत्व की कमी हो गई। अरे कैल्शियम की तत्व की कमी से हड्डी कमजोर हो जाती है, ऐसे बहुत सारे है ना। मुझे आ नहीं रहा वो, रक्तल्पता, एनीमिया, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, जिसको रक्तल्पता कहते हैं, नहीं है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी बताते हैं। तो ये सब क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में तत्व नहीं पहुंच पाते। तो जिनको आप बेटा पालक वगैरह खाते हो, उसमें क्या होता है आपका? पालक में होता है ना, मैं एकदम भूल के जाता हूँ आपको पढ़ाते हैं। चलिए, पोटेशियम, अरे लोहा होता है पालक में। कौन सा पदार्थ होता है, कौन सा तत्व पाया जाता है पालक में खाते हैं? शायद लोहा ही होता है, और आयरन ही होता है पालक में। हाँ सही है, पालक की सब्जी बताते हैं ना ऐसे। तो समझ में आ गई मेरी इतनी बात है आपको कि क्यों बनाए जाते थे। तो पहले के लोग बाग क्या करते थे, धातु के बर्तनों में खाना वाना बनाते थे, जिससे क्या होता था बेटा, शरीर में तत्व तो वो हष्ट पुष्ट रहते थे, उनको फालतू की बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या है, हम प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म खाना खाते हैं, तो उससे कीटाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और दुनिया भर के रोग हो रहा है, कोरोना से लेके फलाना ढिमकाना, सब जानते हो आप। चलिए, समझदार हो, आगे पढ़े बेटा। चलिए, आपको जैसे ही प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आप बताओ तो सही, मैं आपको सब समझा दूंगा। चलिए, इतना हो गया, 4 गुण पढ़ लिया आपने। धात्विक चमक, कठोरता, अगाध वरीयता और तन्यता। ठीक है, अब आता है बेटा अगला आपका टॉपिक, जिसमें अगला क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बता दूं, कुछ नहीं, आप सब जानते हो अच्छे तरीके से कि ऊष्मीय चालकता, या ऊष्मा के सुचालक। ठीक है, ऊष्मीय चालकता अगला टॉपिक है। ऊष्मीय चालकता, जो कि धातुओं का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुण है। सर ऊष्मीय चालकता का मतलब क्या होता है बेटा? तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, एक लोहे की छड़ लो, उसको कहीं पे बीच में गर्म करो, और आप उसको किनारों पर टच करके देखोगे तो क्या होगा बेटा, आपने इस जगह पर क्या किया, उसको गर्म किया, और आपको यहां पर ऊष्मा की मात्रा महसूस होगी, हल्की सी गर्म हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
आपने कुकर वगैरह घर पे कोई भी सामान देखा होगा, उसमें हैंडल काय का लगा रहता है, चाय का हत्ता नहीं होता, उसमें हैंडल प्लास्टिक का क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो आपकी चाय का हत्ता होता है वो काय का होता है, स्टील का, तो वो गर्म हो जाता है बेटा। उससे क्या होता है बेटा, ऊष्मा जो मिश्र धातुएं होती हैं या धातुओं से बनी होती है, वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है उनमें, कैसे होती है वो आपकी बड़ी क्लासों की बातें हैं, आपको लगेगा तो मैं बता दूंगा कि सर ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच गई। हमने तो सर यहाँ पर, अब प्लास्टिक होती है, ये पेन है, अगर इसको गर्म करूंगा तो ये यहीं यहीं पिघलेगी, यहाँ तक पिघल जाएगी, क्या धीरे 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 बढ़ेगा इसमें, ठीक है। तो लेकिन अगर इसको मैं गर्म करूं, कुछ देर तक गर्म किया किया और यहाँ टच कर दूंगा तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर ऊष्मा पहुंची नहीं। लेकिन वहीं पे अगर ये पदार्थ का है, लोहे का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, कॉपर का, और इसको मैंने यहाँ पे गर्म किया, तो बेटा ये इधर इधर सब में गर्म हो जाए, हाँ थोड़ा कम गर्म होगा इसकी अपेक्षा, लेकिन क्या होगा, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई। इसके लिए एक क्रियाकलाप भी कर रखा है, आप उसको पढ़ सकते हो। समझ में आ गया मेरी बात आपको बच्चों? आ गया। तो ऊष्मा की चालकता, तो सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, ध्यान से। सभी धातुएं, सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। और बेटा सर्वाधिक चालकता ऊष्मा की अगर बात करें, सर्वाधिक ऊष्मीय चालक धातु, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा एक जगह दूसरी जगह पहुंच जाती है, ऊष्मीय चालक धातु, तो वो होती है बेटा आपकी चांदी। कौन सी होती है? आपकी चांदी है, चांदी, सिल्वर, एजी, ठीक है, सर्वाधिक ऊष्मीय चालकता है। चलो एक और है बेटा आपका, हालांकि एक में ही लिख सकते थे हम चालकता को, ऊष्मीय और विद्युत, लेकिन मैंने 2 पॉइंट बना दिए, आप परीक्षा में 2 पॉइंट बना सकते हो। अगला टॉपिक है विद्युत चालकता। क्या है बेटा? विद्युत चालकता। आप सभी अच्छी तरीके जानते हो, एक बैटरी लेना, क्या लेना है, एक सेल ले लेना है, बैटरी लेना, एक छोटा सा बल्ब लेना है, और उस बल्ब में बैटरी को जोड़कर, सेल से या बैटरी से जोड़कर बल्ब के दोनों कनेक्शन कर देना, और थोड़ा सा बीच में गैप रख लेना। उस गैप में आप बारी बारी से धातुओं को रख के देखना। तो यदि आप उस गैप में धातुओं को रखोगे तो क्या, अरे जो स्विच वगैरह होते हैं उसमें देख लेना आप, तो एक स्विच बनाना अपने मतलब घरों पे ये एक्सपेरिमेंट अगर कभी करो तो सावधानी पूर्वक करना, नहीं मेरे कहने से हाथ मार टच कर लो तो करंट वरेंट लग जाएगा, ठीक है। तो धातु के अगर आप स्विच वगैरह बनाओगे तो क्या होगा बेटा, तो फिर बेटा धारा एक जगह से दूसरी जगह बहेगी। इसका भी क्रियाकलाप आपका दे रखा है, आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे एक बल्ब, एक छोटा सा बल्ब ले लेना, एक छोटा सा बल्ब ले लेना, और एक इधर क्या ले ली बेटा आपने, एक बैटरी ले ली, क्या ले ली, एक बैटरी ले ली, डीसी बैटरी से काम चला लेना, और यहां पर थोड़ा सा कनेक्शन कट कर देना। अब इस जगह पर क्या करके देखना है बेटा आपको, बारी बारी से अनेक धातुओं से इसको संयोजन तार करना है, ठीक है। यहाँ पर एक स्विच ले लिया, जैसे ही आपने के फोर कुंजी दवाई, ये बी फोर बैटरी है, प्लस माइनस धारा बहेगी बेटा इधर से, धारा बही। अब यहाँ पर आप बारी बारी से चीजों को रख के देखो, तो जो जो चीजें आपने रख के देखी और अगर इसमें धारा बह गई अर्थात बल्ब जल गया, धारा बह गई अर्थात बल्ब जल गया, तो क्या होगा बच्चे, जिस जिस कंडीशन में बल्ब जल रहा है वो सभी क्या है, धातुएं। तो धातुएं विद्युत की, बेटा कुछ अपवाद भी होते हैं, तो धातुएं विद्युत की क्या है, सुचालक होती हैं। धातुएं या सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, सुचालक होती हैं। और बेटा अधातुओं में नहीं होता, यदि अधातु से आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना तो फिर क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। चलिए ऐसी कंडीशन है, कितनी हो गई आपकी 6। आप इसको परीक्षा में ऐसे भी लिख सकते हो, चालक था, तो आप लिख सकते सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत दोनों की चालक होती हैं, और जो चांदी है वो ऊष्मा की और विद्युत की दोनों की सबसे अच्छी चालक है, ठीक है। आप में से कोई बोलोगे सर जब चांदी सबसे अच्छी चालक है तो घरों पर तार वगैरह जो हमारी लाइट फिटिंग करते हैं वो कॉपर के, एल्यूमिनियम के क्यों लगाए जाते हैं, चांदी के क्यों नहीं लगाए जाते? तो एक काम करना, जब आप बड़े हो बेटा तो अपने एक मकान बनवाओ, उसमें चांदी के तार डलवा देना, ठीक है। तो आपका पूरा बजट एक तरफ मकान का और अकेली लाइट फिटिंग का बजट एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। चांदी के तार डलवाओगे, पहले पढ़ लो, पैसा वैसा कमा लो 2-4, चांदी के तार डलवाओगे घरों में। चलो फिर इसके बाद करते, और सभी जितने भी संयोजन तार होते हैं आपके घरों में, लाइट होती है उस पर एक पीवीसी की परत चढ़ी रहती है बेटा। पीवीसी मतलब होता है एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, समझ गए? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक होता है, ये एक बहुलक होता है। अब इन चीजों के बारे में आप नहीं जानते तो अब आप ऐसा समझ सकते हो, प्लास्टिक होता है, इसका कवर चढ़ा रहता है, ये कुचालक होता है।
यदि डायरेक्ट बिल्कुल बेटा बिना पीवीसी के कोई तार होगा तो डायरेक्ट हमें भी बेटा जो आपका मनुष्य का शरीर होता है वो भी विद्युत का सुचालक होता है, तो हमें से अगर करंट प्रभावित होकर चला गया तो आपको भयंकर अच्छी फीलिंग आएगी, आप ऐसे करोगे, इस तरीके से करोगे आप, ठीक है, आपको बढ़िया गजब फीलिंग आएगी, ठीक है। तो वो बारी फीलिंग लाइफ में ना आए तो बढ़िया, और आपके लाइफ में एक आध बार तो आ गई होगी, थोड़ा बहुत तो झटका सबको लग जाता है। चलिए, तो रबड़ जैसी सामग्री बनी रहती है। लास्ट गुण है बेटा आपका, लास्ट ध्वनिक, 7वें नंबर का हिंदी में बोले तो ध्वनिक, और इंग्लिश में बोलते हैं सोनोरस। सर ये क्या होता है भैया? सभी धातुओं में क्या होती है? सभी धातुओं में ध्वनिक यानी सोनोरस का गुण पाया जाता है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती हैं, समझ गए? परीक्षा में आएगा सोनोरस या ध्वनिक किसे कहते हैं, तो बेटा सभी धातुएं किसी भी कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती हैं। आती है नहीं आती है? अरे यार लोहा को लोहा है, लोहे की घंटी वगैरह नहीं होती है क्या? घंटी बजाते हैं तो कितनी तेज आवाज आती है, आप नॉर्मल अन्य किसी चीज को बजाओगे इतनी आवाज नहीं आएगी। तो बेटा सभी धातुओं में ध्वनिक अर्थात सोनोरस का गुण पाया जाता है। इसकी परिभाषा लिख लो पहले तो। धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? क्या वे कोई आवाज उत्पन्न करती हैं? बिल्कुल, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। धातुओं द्वारा क्या लिखेंगे? धातुओं द्वारा कठोर सतह से टकराकर कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करना। क्या करना? ध्वनि उत्पन्न करना। काय का गुण कहलाता है? सोनोरस। और सोनोरस का गुण लगभग सभी धातुओं में पाया जाता है। देखो सब चीज के अपवाद हैं, मैं सभी के अपवाद अलग से बता दूंगा जो आपकी क्लास में दे रखे हैं। अपवाद होते हैं, ठीक है। चल एक्सेप्शन, तो भैया आपको कितने गुण पढ़ा दिए मैंने? धात्विक चमक, कठोरता, अगाध वर्णनीयता, तन्यता, ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता और ध्वनिक। आप अगर इनको 6 करके लिखो तो दोनों को लिख देना चालकता, और एक लाइन अंदर लिख देना सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती हैं, और चांदी जो है वो ऊष्मा तथा विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है दोनों की, और जो सोना है उसमें आघात वर्णनीयता और तन्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने मिनट की वीडियो हो चुकी है आप देख लो जल्दी से, और मुझे यहां तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए फटाफट। इसको तो लिख ही लेंगे, आप बाद में भी लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके रेडी हो जाइए और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि कोई दिक्कत नहीं हो तो लिखिए सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या लिखिए चलने दो, कुछ भी लिखिए। बढ़िया समझ में आया? यस सर, कुछ तो लिखिए। डीसी का मतलब कह रहा प्लास्टिक का संकेत, अरे तत्वों का संकेत होता है, यौगिकों का संकेत होता है, ठीक है। अब मत पूछना सोनू ये वाली बात, किसी भी चीज का संकेत, मैं तो उससे पूछू ये बोर्ड का क्या संकेत है मुझे बताना, तू बता देगा बोर्ड का क्या संकेत है। तो ऐसे हर चीज का संकेत नहीं होता है बेटा, बार बार परेशान नहीं करना है, आप एक बार में समझ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हालांकि चलो पूछो भैया, मेरा काम उत्तर देने का, मैं दूंगा, ठीक है। बताइए जल्दी से, कोई डाउट? सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डीसी का मतलब बेटा विद्युत धारा होती है, ठीक है। 2 प्रकार की विद्युत धारा होती है, पढ़ाएंगे घबराए ना बिल्कुल, ठीक है। एक होती है एसी और एक होती है डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग मतलब प्रत्यावर्ती धारा, डीसी मतलब व्यस्त धारा। जो आपका सेल या बैटरी होती है ना, उसमें से जो धारा निकलती है वो डीसी होती है, और जो घरों में बहती है बेटा 440 वोल्टेज पर, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। समान वोल्टेज की अगर डीसी और एसी की बात करें तो एसी बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। चलिए खतरनाक तो डीसी भी होती है लेकिन कम वोल्टेज की नहीं होती, बैटरा वगैरह इन्वर्टर से निकलती। अब और तुम कहो तो सर क्या डीसी एसी क्या है, तो ऐसा समझा देता हूं, जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है वो एसी है, जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता वो डीसी है। 12वीं का लेक्चर देख लेना, अगला पार्ट का नाम मेरा यही है, प्रत्यावर्ती धारा। सर कोई दिक्कत नहीं है, सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, यहां तक समझ में आ गया। तो वीडियो की लेंथ भी 50 मिनट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मैं आज वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं। 4-5 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे? 4-5 दिन। चलिए
बेटा कल आपको बिल्कुल ये पूरे याद होना चाहिए, एक एक शब्द याद होना चाहिए। धात्विक चमक, कठोरता, आघात बनेता, तन्यता, ऊष्मी चालकता, विद्युत चालकता और ध्वनिक। बिल्कुल धातुओं के भौतिक गुण। स्टार्टिंग के 15 मिनट में मैंने आपको इस पार्ट का बेस बताया था, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, कैसे, क्या, इस पार्ट को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे अधातुएं। क्या पढ़ेंगे? अधातुएं। वैसे मैं 10 मिनट में पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने पिछले 3 दिन से 11वीं की क्लास नहीं ले पाया हूं, तो इस चक्कर में आज उनकी क्लास अच्छी खासी 2 घंटे की लेना है, इसलिए मैं आपको टाटा बाय बाय बोल रहा हूं। 4-5 दिन का चैप्टर, 5 तो नहीं, 6 वीडियो तो कम से कम लगेंगी, 6 या 7 वीडियो लगेंगी। आप घबराएं ना, आप आराम से पढ़ते रहें अपने घर पे। ठीक है, तो धातुओं के भौतिक गुण, फिनिश, कुछ अपवाद हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भैया, तो सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। लाइव जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलो, जय श्री कृष्णा सभी को भैया, बहुत बढ़िया। चल, बाय बाय।